नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और आज बात कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस में खेमेबंदी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी मॉडल का उदाहरण देकर पार्टी संगठन पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया, जिससे पार्टी के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह के समर्थन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर सामने उतर आए। शशि थरूर का कहना है कि पार्टी में सुधार करने की जरूरत है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं कि पार्टी की रीढ़ मजबूत है। लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर नेता हार की हताशा में सिर्फ बीजेपी के खिलाफ विवादित बयान देते, संगठन में मंथन नहीं करते। आखिर पार्टी हार पर आत्ममंथन क्यों नहीं करती, यही आज का सवाल है। इसी पर चर्चा भी करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। विचारधारा में कहीं मतभेद नहीं है, हम सब लोग एक हैं। और ये परिवार, नेहरू गांधी परिवार, एक ऐसा परिवार है जिसमें दो दो लोग शहीद हुए हैं। तो इस प्रकार से परिवार के अंदर ये फूट डालने के बारे में ये जो बात की भाजपा कर रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। पार्टी की स्थापना के दिन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को घेरा और कहा कि भले ही सत्ता हमारे पास नहीं है, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी है। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद के नफरत नहीं फैलाई। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते फिरते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन हार से हताश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मुंह से सिर्फ और सिर्फ मोदी और आरएसएस के खिलाफ जहर ही निकलता है। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना अच्छे लोगों से सीखो। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। पहले हिंदुत्व और सनातन पर हमला करते थे, बोलते थे हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम की तरह है। फिर सेना पर हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, सड़क का गुंडा बोला सेना के प्रमुख को। और अब राष्ट्रवादियों के संगठन पर भी, जो 100 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, ऐसे संगठन पर इस प्रकार का लालचन लगाना। मणिकम टगोर जी, अपना इलाज करवाइए और बताइए कि क्या प्रणब मुखर्जी जी गए थे हेडक्वार्टर पर नागपुर में, तो क्या आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर पर गए थे क्या? महात्मा गांधी जी ने तारीफ की। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा से इस्लामिक जिहादियों को, आतंकवादियों को और अमानवीय दृष्टिकोण रखने वाली जितनी भी संस्थान हैं, तंजीमें हैं दुनिया के अंदर, उन सबको पाला पोसा बड़ा किया। जिस पार्टी के डीएनए में हाफिज को हाफिज सईद कहने की परिपाटी हो, जिस पार्टी की प्रमुख, अगर किसी आतंकवादी को मारा जाता है, कोई आतंकवादी मारा जाता है तो रात रात पर नींद नहीं आती, जो पार्टी आतंकवादियों को बचाने के लिए रात को 3 बजे तक जो है ना सुप्रीम कोर्ट को खुलवाती हो, तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पार्टी बेसिकली परिवारवादी पार्टी है। कई बार पीएम मोदी भी अपने रैलियों में कह चुके हैं कि कांग्रेस को आरोप लगाने की बजाय अपनी नीतियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल यही कि आज आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि हमारी रीढ़ अब भी सीधी है।
हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। भले हमारी सत्ता कम हो, सरकार कम हो, लेकिन रीढ़ हमारी सीधी है। इसी के मायने निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या वाकई कांग्रेस में संगठन में फेरबदल की जरूरत है? क्योंकि पिछले 11 साल से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है, भरत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ है, और कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले भरत जी, मैं आपके पास आऊंगा। किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि हमारी रीढ़ सीधी है? हार रहे हैं आप 11 साल से, तो फिर सीधे कैसे हो गए? अभी तो बहुत कुछ सीधा करना बाकी रह गया है। और देखिए, ऐसा है कि जब आप कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किस बात पे कहा कि रीढ़ हमारी सीधी है, देखिए उनका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत थी और आगे भी मजबूत रहेगी। क्योंकि जब जब भाजपा के लोग या भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता ये कहते हैं, ये बयान देते हैं कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती है। कांग्रेस एक विचारधारा है और उस विचारधारा को कोई मार नहीं सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन जी का ये बयान था कि भले हमारी सीटें कम हो, भले हम संख्या में कम हो, मगर हमारी रीढ़ की हड्डी जो है मजबूत है। याद करना चाहिए भाजपा को कि कभी इनकी रीढ़ की हड्डी तो थी नहीं, सिर्फ 2 सीटों की पार्टी हुआ करती थी। तो सीधे होते होते उनको 10 को लगा, सालों साल के बाद अब जो सीधी हुई है। ठीक है, वक्त है उनका, एक दौर था हमारा, एक दौर इनका भी है, ये दौर भी चले जाएगा, वक्त भी हमारा आएगा। तो इतना जो है गुमान में नहीं जीना चाहिए। और हमने कभी ये बयान नहीं दिया। आप हमारे अनूप जी किसी भी नेता से पूछिएगा, बयान करिएगा, क्या हम भाजपा को खत्म कर देंगे, भाजपा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? नहीं, हमने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। लोकतंत्र में हमेशा सत्ता और विपक्ष की बहुत जो है जरूरत होती है। सत्ता पक्ष होता है तो विपक्ष उसको रोकने के लिए होता है। ये हमेशा इनको पता होना चाहिए। हम ये कभी नहीं कहते कि हम भाजपा को खत्म कर देंगे, नेस्ते नाबूद कर देंगे। मगर आप एक बात का जवाब दीजिए। आप लगातार कांग्रेस हार रही है, आपने देखा प्रदर्शन, चाहे स्टेट इलेक्शन की बात करें। हाँ, लोकसभा में थोड़ा सा ग्राफ आपका पहले से बढ़ा जरूर है, लेकिन आप हार रहे हैं। इसके बाद रीढ़ सीधी होने का मतलब क्या है? हार तो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि शाहरुख खान का वो डायलॉग था कि हार कर जो जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं। कांग्रेस बाजीगर समझ रही है अपने आप को? मैं फिर कहा ना आपको, हार जीत राजनीति में लगा रहता है। जब चुनाव कोई लड़ता है, कोई पार्टी लड़ती है, तो हारती भी है और जीतती भी है। फिर मैं कह रहा हूं ना कि 1984 से जब देखिएगा कि इनकी कितनी सीटें थी, वो सीटें और आज में कितना वक्त लगा इनको अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में। मैंने फिर कहा ना, वो हम 2 पार्टियों वाले तो नहीं है ना, ये खत्म तो नहीं कर पाए ना। फिर भी हम कह रहे हैं कि आज हमारी 100 सीटें हैं और अगले चुनाव में देखिएगा कि हमारी सरकार बनेगी। जो सवाल उठाया गया, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में रिफॉर्म्स की जरूरत है? ठीक आपके इस स्थापना दिवस से एक दिन पहले, सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले, दिग्विजय सिंह का वो आपको पोस्ट याद होगा, एक फोटो भी साझा किया था। हालांकि बाद में कुछ भी हुआ, दबाव में दिया हो बयान, चाहे जो भी दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत है। आप भी मानते हैं इस बात को? नहीं, देखिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो है राहुल जी ने पूरे देश में संगठन सृजन के माध्यम से हर वार्ड से लेके जिले तक की इकाई को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने का आदेश दिया है। और उसी के माध्यम से पूरी तरह से फिर से एक जो है रिसफल करके जहां जहां कमजोरी लग रही है, कमजोर है, वहां मजबूती के साथ जो कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी तरफ से संगठन में पूरी तरह से एक छूट दी गई है। और उसी तरह से आप जिस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाता है ग्रास रूट पे, और वो काम शुरू है। और आपको दिखेगा कुछ ही वर्षों के अंदर कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल पे फिर से एकदम मजबूत दिखेगी आपको। कितना टाइम लग जाएगा, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, टाइम कितना लगेगा? क्योंकि दर्द 11 साल से ज्यादा हो गया, आप समझिए। मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। ये संगठन सृजन का जो अनूप जी, ये संगठन सृजन का जो अभी शुरू किया गया है पार्टी की तरफ से, वो अभी मुझे लगता है कि 5-6 महीना हुआ है। और एक समझ लीजिए कि 5-6 महीने के अंदर पूरे देश में संगठन को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा। मैं रत्नाकर जी आपके पास आऊँ। रत्नाकर जी, 5-6 महीने बाद आपसे टक्कर देने लायक हो जाएगी कांग्रेस, सुन रहे हैं? संगठन मजबूत हो जाएगा, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। रत्नाकर जी देखिए, मैं अपने मित्र भरत भाई की बातें मैं सुन रहा था, मैं उनके बातों पे बाद में आऊंगा। पहले जो मुख्य मुद्दा है और जो दिग्विजय सिंह ने संघ के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्यों कहा, इसलिए मैं पहले उस पर आना चाहूंगा। देखिए,
सबसे बेसिक अंतर जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जनता भी है जानती है बेसिक अंतर, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामूहिक लोगों की वैचारिक पार्टी है और विभिन्न समूह जो है वो समूहों से संगठन बना है और इस संगठन का एक विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पे यह पार्टी चलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसी है? कांग्रेस पार्टी जो है वह पारिवारिक लोगों की स्वविचार वाली पार्टी, यही मूल अंतर है। आप अगर एक कार्यकर्ता को जिसका उद्देश्य रहता है, वो मानता है इस बात को कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये हमारे कार्यकर्ता जो है इस मूल मंत्र से चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन कांग्रेस में क्या होता है? कांग्रेस में देश और दल से भी बड़ा व्यक्ति हो जाता है, गांधी परिवार हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति, भले वो पॉलिटिकली कितना मैच्योर्ड हो या ना हो, उसी को सारा निर्णय लेना है, तो निश्चित रूप से अगर वो मैच्योर्ड नहीं है तो परिणाम स्वरूप वो 95, उसके नेतृत्व में 95 चुनाव हारना तो निश्चित ही है, और सेंचुरी भी पूरा हो जाएगी अगर इसी तरह का इनका जो कार्यकाल रहा तो निश्चित रूप से, और मानसिकता रही तो इसी सेंचुरी भी पूरी हो जाएगी। अब मैं आना चाहूंगा, ये गुमान की बात कर रहे थे अभी भरत भाई कि भारतीय जनता पार्टी को गुमान नहीं होना चाहिए। मैं इनके ही कुछ राजनीतिक जो अभी इनकी पार्टी में भी हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया और कुछ लोगों को इन्होंने निकाल भी दिया है। कुछ को छुड़वाने की तैयारी में भी है शायद रत्नाकर भाई जी, कुछ को छुड़वाने की तैयारी में भी हैं आप शायद। नहीं, वो तो अब उनके ऊपर है कि वो छोड़ें कि नहीं छोड़ें, विचारधारा से कितना हमारे प्रभावित है नहीं प्रभावित है, हमारे ऊपर, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, विकास के काम में देश को आगे बढ़ाने की नीयत रखते हैं तो हमारे साथ आइए। अगर आप परिवारवाद में जाना चाहते हैं, चटुकारिता में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ रहिए। मैं आना चाहता हूं उन लोगों के बयानों पे, वक्तव्यों पे जो स्वयं राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। अब बताइए, शकील अहमद का आपने भी इंटरव्यू सुना होगा, जो शकील अहमद जो कांग्रेस के दिग्गज नेता बिहार प्रदेश में हुआ करते थे, उन्होंने चुनाव के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल गांधी उन लोगों से घिरे रहते हैं जिनको वो डायरेक्टली उनके नाम से संबोधित कर सकते हैं। जो नाम से जिनको संबोधित नहीं कर सकते उनसे वो असहज महसूस करते हैं। और अगर उन वरिष्ठ लोगों ने अगर कुछ पार्टी हित में बात भी कर दिया तो राहुल गांधी जो है उनको अगली बार से CWC की मीटिंग में बुलाते नहीं है। ये राहुल गांधी का जो है एरोगेंस है। अच्छा। एरोगेंस मैं बोलूंगा, एरोगेंस है। दूसरा मैं आना चाहूंगा कि इनके राजनीतिक गुरु ने किस तरह से आईना दिखा दिया। राहुल गांधी के ही राजनीतिक गुरु ने आईना दिखा दिया कि देखिए, आप अगर संगठन में आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देंगे तो ये पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आप दिग्विजय सिंह की शायद बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए रत्नाकर जी, कुछ बयान बाद में भी सामने आए। दिग्विजय सिंह ने साफ किया कि भाई मैं आरएसएस की नीति, प्रधानमंत्री की नीतियों का घोर विरोधी था, रहूंगा और आगे भी था और आगे भी रहूंगा। इस बात को उन्होंने साफ किया। लेकिन कहीं से यह भी कहा जा रहा है कि मीडिया ने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। आपको क्या लगता है, अंतरात्मा की आवाज थी? देखिए अनूप जी, देखिए अगर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनका ट्वीट एज इट इज है और उन्होंने फोटो के साथ वो ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी में, संघ में एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पे जा सकता है, और ऐसे हमारे दर्जनों उदाहरण हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इनके यहाँ पे कितने वैसे मंत्री और कार्यकर्ता हैं जो सीएम बने हैं और जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं? वही लोग बने हैं जो गांधी परिवार के खास हुआ करते, जो वही लोग बने हैं जो गांधी परिवार के चाटुकार हुआ। मैं इस पे सवाल पूछ लूंगा भरत सिंह से, रत्नाकर भाई, मैं पूछूंगा भरत जी से। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, सिर्फ एक उदाहरण दे देना चाहता हूँ, बिल्कुल संक्षेप में, शॉर्ट में बताइए। बिल्कुल जी। अभी एक हालिया वाकया 1-2 महीने पहले ही हुआ है। उड़ीसा के एक वरिष्ठ मंत्री इनके मोहम्मद मोकीन, जिन्होंने एक पत्र लिखा खड़गे जी को, और पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लगातार चुनाव हार रहे हैं। निश्चित रूप से जो कार्यशैली है, जिस तरह से राजनीतिक जो इनके सलाहकार हैं, उनके सलाह मशवरा पे हम लोगों ने इतने चुनाव हार चुके हैं, अब नेतृत्व परिवर्तन की बात होनी चाहिए और ऐसे हाथ में नेतृत्व जाना चाहिए जो पार्टी को ऊपर उठा सके। अगर ये कोई बात भारतीय जनता पार्टी में भी कहता है तो निश्चित रूप से उस पे
सोचा जाएगा और उस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया मालूम है आपको? कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद मोकीन को तुरंत इस्तीफा दिलाया और तुरंत उनको लेटर इशू किया वहां के कांग्रेस कमेटी को कि इनको तत्काल प्रभाव से प्राथमिक सदस्यता मतलब ये कि आप की सवाल की जाए। पूछेंगे तो पार्टी में नहीं रह सकते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। चलिए। इनके अगर शकील अहमद का पूरा हाँ। इंटरव्यू आप सुन लीजिए। जी। शकील अहमद ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को उन्होंने सलाह दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो निर्दलीय जितना वोट हासिल कर सकता है, उससे भी कम वो हाथ के पंजे पे वोट हासिल करता मैं है। इस पे भी पूछूंगा रत्नाकर भाई, मैं पूछूंगा, थोड़ा वक्त देता हूं क्योंकि भरत जी मैं आपके पास आऊंगा। जावेद रहमानी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। जावेद भाई स्वागत है आपका। जावेद भाई, रीढ़ की हड्डी सीधी है, इसके मायने क्या निकाले जाए? ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि हमारे पास सीटें नहीं है ज्यादा, हमारे पास सरकार बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है। तो क्या बीजेपी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है? देखिए, चूंकि पार्टी अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका ये कहना भी स्वाभाविक है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान कैसे फूकी जाएगी। ये तो जुमले हैं वाकई जो है, जो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन का काम करता है। खड़गे जी से ऐसी उम्मीद भी थी कि भाई कांग्रेस का फाउंडेशन डे है आज, उस पर कोई अच्छी बातें की जाएगी, कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मैसेज जाएगा। और बात सही है, उन्होंने कहा कि विचारधारा कभी खत्म नहीं होता, विचारधारा तो हमेशा जीवित रहने वाला ऐसा तत्व है कि मनुष्य तो आना जाना है, पार्टी आती जाती है, लेकिन जो विचारधारा है वो हमेशा जिंदा रहता है। खड़गे जी ने बहुत सारी बातें न सिर्फ खुल के कही, बल्कि उन्होंने आरएसएस का नाम भी लिया है, आरएसएस का नाम लिया है, बीजेपी का नाम लिया है। चूंकि कहीं ना कहीं खुले तौर पे मंच से ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस को उनके बारे में अच्छी खड़ी खोटी नहीं सुनाई हो। आज भी कांग्रेस के कोई बड़े नेता जो उन्होंने कहा कि वो मेरे ख्याल से कोई तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम, उनसे उन्होंने उनका मुआवजा किया आरएसएस का। आप यहाँ देख रहा था मैं, मणिकम टैगोर है जी, मल्लिकम टैगोर जी ने कहा है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। सवाल ये है कि क्या आरोप प्रत्यारोप ही होता रहेगा, या जिनको मौका दिया गया है वो कुछ अपना दायित्व भी निभाएंगे? सवाल ये है ना, जो आमतौर पे बात ये पूछी जा रही है कि आज की तारीख में किस तरीके से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, युवा जो है रोजगार के लिए कैसे परेशान हो रहा है, देश का जीडीपी कहाँ जा रहा है। सवाल तो ये है ना, पार्टी देखिए कांग्रेस आएगी रहेगी जाएगी, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता को क्या फर्क पड़ेगा? उसका अपना हाल, उनके बच्चे अच्छे रोजगार मिले, उनको अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा शिक्षा मिले। अनूप जी, मेरी बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे, क्योंकि एज ए पत्रकार हम किसी पार्टी के हम प्रवक्ता नहीं होते। पत्रकार का काम होता है सच्चाई और तथ्यों से पर्दा उठाया जाए। हो सकता है मेरी बात भाजपा के प्रवक्ताओं को बुरी लगे और कांग्रेस को भी बुरी लग सकती है, लेकिन बहरहाल कांग्रेस को भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है। लेकिन रहमानी भाई, अगर मैं पैरेलल बोलूं आपको कि भाई आप दोनों को अगर तौले, कांग्रेस और बीजेपी को तौले, तो कहां सुकून कहां है, कहां लोगों को काम मिल पाया, कहां लोगों को रोजगार मिल पाया कांग्रेस के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में? अभी क्या लग रहा है मौजूदा स्थिति आपको? नहीं, मौजूदा स्थिति में ऐसा नहीं कह सकते। भाजपा सरकार ने भी बड़े अच्छे काम किए हैं, बल्कि कहा जाए तो कोई ऐसे काम है जो आप देखिए कि कहा जाता है मोदी जी जहां जाते हैं विदेश में तो एक भारत का नाम गौरव होता है। वहां के लोग कहते हैं कि भाई जो खास के ऐसे प्रवासी जो वहां रहते हैं विदेश में, उनको अब जो है भारत के जो बड़ा गौरवशाली नाम से जाना जाता है कि अच्छा जहां का प्रधानमंत्री इतना बेबाक हो। लेकिन बात फिर वहीं लौट के आती है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को भी, जो जैसे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व को विनाश करता है। एक संकेत दे रहे हैं आप। मैं वापस लौटूंगा रहमानी भाई। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कुमार राकेश, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता जो भरत सिंह जी है उनके पास आऊंगा। भरत जी, क्या ऐसा है कि भाई आपके यहाँ जो आवाज उठाएगा आप उसे पार्टी से निकाल लेंगे? यही वजह है कि पोस्ट का, सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया दिग्विजय सिंह ने, और उसके बाद आप शशि थरूर भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ रिफॉर्म होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। जी जी बोलिए जी। कांग्रेस पार्टी में इतनी तो आजादी है कि आप आवाज तो उठा सकते हैं, बोल तो सकते हैं। भाजपा के किस नेता में दम है कि वो मोदी जी के सामने आवाज उठा के आंख उठा दे? आवाज तो बहुत दूर की बात है, आंख उठा दे अमित शाह और मोदी के सामने। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक हमारे पार्टी में अध्यक्ष यहाँ के नाना पटोले जी अध्यक्ष थे महाराष्ट्र प्रदेश के, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने किसानों की बात की कि किसान भाई, आपने वादा किया था ना, उसी पार्टी में थे ना, सांसद थे नाना पटोले जी बीजेपी में। आवाज उठाते ही उनके ऊपर गाज गिरी,
अरे आपने मोदी जी के सामने कैसे आवाज उठा ली, आका के सामने कैसे आवाज उठा ली? आका के सामने कोई आवाज उठा सकता है क्या? कोई बोल सकता है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? आप कैसे बोल सकते हो? मोदी जी है वो सबके पालनहार है, भाजपा के हर नेता हर कार्यकर्ता के। वो जो बोलेंगे वही सही है। वो आम को इमली कहेंगे, इमली को आम कहेंगे, आपको मानना पड़ेगा। ये भाजपा और जो है कांग्रेस में फर्क है। मैं भी बोल सकता हूं, आप भी बोल सकते हैं, अनूप भाई, रत्नाकर भाई भी रह चुके हैं कांग्रेस में, उनको भी पता है कि कांग्रेस में बोलने की आजादी है कि नहीं है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। मगर क्या करे भाई, आज हमारे छोटे भाई मजबूर हैं। एक दूसरा इन्होंने कहा कि बताइए एक परिवारवाद। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मैं पीछे नहीं जाऊंगा ज्यादा, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस परिवारवाद से आते थे? आप बताइए। प्रतिभादाई पाटिल किस परिवारवाद से आती थी? आप बताइए। आज खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित हैं, वो कौन से परिवारवाद से आते हैं? कोई परिवारवाद से आते हैं क्या? तो ये परिवारवाद की बात आप करेंगे ना रत्नाकर जी, तो बहुत दूर तक बात जाएगी। सबसे बड़ा परिवारवाद आप और आपके साथियों की हो, चाहे वो जीते राम मांझी हो, चाहे वो पासवान हो, चिराग पासवान हो, चाहे वो दूसरे आपके एक अलायंस में हैं, वो ये सारे लोग परिवारवाद से पीड़ित। और आपके नेता सांसद मंत्री जितने भी हैं वो सब परिवारवाद से पीड़ित हैं। आप तो अपना छुपाते हो, बताते नहीं हो, और दूसरे का दिखाते हो कि देखो ये परिवार। लेकिन भरत जी आपने देखिए, मैं आप जो कह रहे हैं, जो भरत भाई, जो हमारे रत्नाकर भाई ने कहा था कपिल सिब्बल जैसे कई नाम है, बड़े लोग हैं जिनको तो भाई कहीं से कोई पूछता नहीं था। अगर उन्होंने आवाज उठाई, कहीं से बात की, तो आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। और शायद यही वजह है कि डरते हैं लोग। नहीं अनूप भाई, ऐसा कैसे? मैंने आपको तो बता दिया ना, पिछले जब से सरकार 2014 से 2026 आ चुका है, मुझे एक नाम खाली बताइए अनूप भाई, आप ही बता दीजिए। रत्नाकर भाई डर जाते हैं, रत्नाकर भाई को प्रवक्ता बने रहना है, नहीं तो उनको भी निकाल देंगे। आप मत बताइएगा अनूप भाई, आप बता दीजिए मुझे, एक बार बताइए, एक नेता मुझे बता दीजिए जिसने खड़े होके अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने ये कहा होगी कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, या पार्टी में ये गलती है, या पार्टी में इस तरह से हो रहा है। अरे अध्यक्ष को अमित शाह का वो विजुअल आपने देखा होगा, बहुत मीडिया ने चलाया था, किस तरह से उनको धक्का मार के साइड कर दिया जाता है। अरे मोदी जी के सामने, हमारे सामने कैसे आ जाते हो? जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये इज्जत है पार्टी में, तो कार्यकर्ताओं की क्या इज्जत होगी, आप समझ सकते हैं। ये तो ये रत्नाकर भाई बताएंगे। रत्नाकर भाई क्या ऐसा है, वन मैन शो, टू मैन शो चल रहा है? देखिए, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर पूछा जाता है कि कोई भी प्रश्न इस तरह से, इनके संगठन के ही कुछ लोग आए इस्तीफा देने के लिए, तो जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ये कहता है कि मैं हाई कमान से पूछ के बताऊंगा, तो आप सोच सकते हैं कि उस पार्टी के अंदर किस तरह की परिपाटी चल रही है। और दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे हमारे भरत भाई कि हमारे पार्टी के अंदर आवाज जो है वह नहीं उठाता कोई, मतलब चुप करा दिया जाता है, बोलने की इजाजत नहीं। देखिए, ये उसी तरह से अनूप भाई झूठ बोल रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी विदेशी मंचों पे जाकर झूठ बोलने का काम करते हैं। राहुल गांधी विदेशी मंच पे जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर दिया गया है। अरे भैया, अगर अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर दिया गया, अगर लोकतंत्र अगर कायम नहीं है, तो आप आए दिन तथाकथित हाइड्रोजन बम, एटम बम, सुतली बम, पता नहीं कौन कौन सा बम फोड़ते रहते हैं, और आए दिन अनाप शनाप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कहते रहते हैं। ये अगर आरोप तो ये भी लगाते हैं कि भाई हम जो सवाल करते हैं उसका जवाब नहीं मिलता। रत्नाकर भाई, आरोप तो ये भी लगाते हैं कि जो सवाल करते हैं जवाब नहीं मिलता है, चाहे मीडिया से करें, चाहे चुनाव आयोग से करें, जवाब कुछ नहीं मिलता। ये भी आरोप लगाते हैं वो। नहीं, अगर मैं अनूप भाई एक बात कहता हूं, अगर ये बोल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, अगर बताइए कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा में फेल होता है और कहता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे स्क्रूटिनी कराना है, तो स्क्रूटिनी कराने के लिए उसको पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको परीक्षा आयोग को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एक प्रोसेस प्रक्रिया के तहत उसकी स्क्रूटिनी होगी और जांच की जाएगी कि भाई वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, या कितने अंक बढ़े हैं या घटे हैं। नहीं, आपकी बात जायज है रत्नाकर भाई, आप जायज बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि भाई हम तो डेलीगेशन लेके जाते हैं, सवालों के फहरिस्त सबूत लेके जाते हैं, लेकिन अगर स्कूल का जिक्र करें स्कूटनी का, तो हेडमास्टर को जवाब देना था, जवाब दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल देता है।
राहुल गांधी जो डेलीगेशन जरूर लेके जाते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी और 30 सांसदों को चुनाव आयोग बुलाता है, मेल करता है, पत्र लिखता है कि आप आइए हमारे यहाँ, आपका स्वागत है, आपके जो क्वेरीज है वो सॉल्व किए जाएंगे, बताए जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जाते नहीं है। राहुल गांधी 300 सांसदों के साथ, 30 की जगह 300 सांसदों के साथ जाके घेराव करते हैं और घेराव करके देश को ये जताना चाहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे भैया, लोकतंत्र नहीं खतरे में है, आपकी पार्टी खतरे में है, आपका अस्तित्व खतरे में है। और एक चीज कहना चाहूंगा अनूप जी, अभी ये 5 तारीख को मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने वाले हैं। मैं तो सलाह दूंगा राहुल गांधी और उनके प्रवक्ताओं को कि मनरेगा बचाओ आंदोलन मत करिए, कांग्रेस पार्टी बचाओ आंदोलन शुरू करिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुकी है और आने वाली जो इसी को अनूप जी, इसी को घमंड कहते हैं। उसमें भी अनूप जी, इसी को घमंड कहते हैं, ये घमंड में जी रहे हैं, इसी को घमंड कहते हैं। अनूप जी जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर समाप्त हो जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि भाजपा समाप्त हो जाएगी। भाजपा को विपक्ष में रहना बहुत जरूरी है और वो भी समय आएगा जब आप विपक्ष में रहेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल तो इमरान मसूद ही खड़ा कर दे रहे हैं। नहीं कहूंगा कि 2 सांसदों वाली पार्टियां बन जाएंगी। भला करे, भगवान करे कि आप लोग कुछ ज्यादा सांसदों के साथ में रहे, मगर जिस तरह से सफेद अध्यक्ष बनाओ, कमान दो, सफेद झूठ रत्नाकर जी कह रहे थे, वो पूरा सफेद झूठ था। इलेक्शन कमीशन पूरा जो है वो सरकार की गोद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गोद में खेल रहा है। राहुल जी ने एक एक सबूत दिया। मैं आपको मुंबई में बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं मेरे वार्ड की स्थिति। 162 नंबर वार्ड है, वहां पे 4000 वोट वो जो है 4 वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, वो शिफ्ट कौन सा अच्छा भरत भाई, किया गया? भरत भाई जो जितने मुस्लिम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताइए कि आप ही के इंडी गठबंधन के लोग ये तरीका है इलेक्शन कमीशन का। जब हमने आपत्ति जताई तो वो बहाना बनाते हैं। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईवीएम से हमारा कोई नियत में खोट है, शक नहीं है, ईवीएम प्रॉपर काम कर रही है। आप लोग जो है पूरे आप ही के गठबंधन की साथी है, आयोग को घेर के रखा है। आपके हिसाब से चुनाव आयोग चलता है, आपके हिसाब से चुनाव आयोग काम करता है, तो निश्चित रूप से हम उसको मानेंगे। आप ही के गठबंधन के साथी राहुल गांधी द्वारा उठाए गए प्रश्न पे चुनाव के पहले खड़ा कर रहे हैं, तो आप पहले ये बताइए कि राहुल गांधी सही है कि आपके गठबंधन के साथी सही है? पहले ये बता दीजिए। फॉर्म 70C दिया जाता है, वो हम देते हैं, लिखित में देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? मैं आप दोनों को सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप दोनों को रोकना चाहूंगा, सवाल मैं करूंगा आप दोनों से। बहुत सारे सवाल उठा दिए आप दोनों ने। कुमार राकेश हमारे साथ है। राकेश जी, सवाल ये उठ रहा है, सच कौन बोल रहा है? बीजेपी कह रही कि भाई हम तो बुलाते हैं, बीजेपी कह रही कि चुनाव आयोग बुलाता है, लेकिन राहुल गांधी जाते नहीं है, और कांग्रेस कह रही कि भाई हम सवाल लेके जाते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं मिलता। सच कौन बोल रहा है राकेश जी? देखिए अनूप जी, एक्चुअली क्या है कि सत्ता का अपना चरित्र होता है। जो सत्ता में बैठा है वो जरूर नहीं सच बोले, जो सत्ता में नहीं है वो भी जरूर नहीं जो सच बोल रहा है वो सच हो। तो सत्ता की अपनी संस्कृति है, अपना चरित्र है। एक कांग्रेस गठन से लेके आज तक मेजर जो है 8 बार टूटी, और आज की जो कांग्रेस है 1998 की बाद की कांग्रेस है, वहां पे राजीव कांग्रेस नहीं है, इंदिरा कांग्रेस नहीं है, नेहरू कांग्रेस, वो सोनिया कांग्रेस है। अरुण जेटली लीडर थे लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि पहले कांग्रेस की तारीफ की थी, कोट अनकोट करो। आज की जो कांग्रेस है वो असली कांग्रेस नहीं है, जिनका कुछ न कुछ देश में योगदान था। पूरा क्लेम नहीं कर सकती कि कांग्रेस हमने ही आजादी दिलाई, मैंने ही सबको रोटी दिलाया, मैंने गरीबी हटाओ 97 से। तो मुद्दा जो आपने कहा, सच कौन बोल रहा है? अब भाजपा यदि बात कर रही है इलेक्शन कमीशन को, तो भाजपा को इलेक्शन कमीशन नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए वहां पे कि इलेक्शन कमीशन है, उनको बताना चाहिए आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। तो स्वाभाविक यदि कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि आप ईसीआई के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, सच कौन बोल रहा है? रत्नाकर जी ने एक अच्छी बात कही कि मान लिया कि कई बार चुनाव आयोग ने इनको बुलाया कि आप लेटर दीजिए, लिख के दीजिए, इन्होंने नहीं दिया। रत्नाकर जी ने एक और गलत बात कही कि 300 सांसद लेके घेराव करने नहीं गए थे। 300 नंबर ही नहीं है इनके पास, पूरे हाउस की कैपेसिटी है 545 है,
और 248 तो बीजेपी की है। तो फिगर हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग होता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मुश्किल से ज्यादा 100-150 के आसपास एमपी जुटे थे, घेराव करने की बात थी, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद मिलके गए थे और इंडी गठबंधन के पूरे मैं सबको सुना था। सत्य की राजनीति कौन कर रहा है? सत्य की राजनीति कौन कर रहा है? हम लोग देख रहे हैं व्यवहार की राजनीति हो रही है, सत्य की राजनीति नहीं हो रही, जबकि हमारा मूल संस्कृति है सत्यमेव जयते। अब उसमें आगे क्या, तो पब्लिक के लिए ज्यादा भला कौन कर रहा है, पहले अपना भला किसने ज्यादा किया और आम जनता का भला किसने किया। जावेद भाई ने अच्छी बात कही, भरत जी भी पुराने आदमी हैं, वो भी समझेंगे, रत्नाकर जी भी, कोई भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति की है कि यदि हम 2014 को हम मानक नहीं मान रहे, पूरे देश के समग्र दृष्टिकोण से देखें, 75 साल में आगे बढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा भला कब हुआ। कंपेरेटिव स्टडी करें, तुलनात्मक करें। मैं 91 से दोनों सदन को कवर कर रहा हूँ, 34-35 साल हो गए, और हमने करीब करीब सभी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी से लेकर आज तक सबको देखा है। इंदिरा जी को सुना था, चौधरी चरण सिंह को सुना था, भाई नेहरू जी को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जिन जिन को देखा, अभी हम राजीव गांधी से बात करें, गवर्नेंस की बात करें, तो समझ में आता है कि गवर्नेंस राजीव गांधी की ठीक थी, उनके सलाहकारों ने गड़बड़ किया, बीच में जितनी गड़बड़ियां हुई, आज की तारीख में जो गवर्नेंस है, कांग्रेस के नेता, कई नेता, मैं नाम लेके बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है, मानते हैं कि गवर्नेंस ठीक है, वो पीपल सेंट्रिक है, सेल्फ सेंट्रिक नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब पीपल सेंट्रिक है और पीपल को, जो आम जनता को वो पैसे जो घोषणा की थी मिल रहे हैं, और राजीव गांधी के माननीय प्रधानमंत्री शब्दों में पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने सच बोला मंच पे कि हम 1 रुपया देते हैं 15 पैसे पहुंचता है। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अपने 10 साल में, तो विज्ञान भवन में मैंने पूछा था, बस मुझे अंतर बता दीजिए राकेश जी, अंतर बता दीजिए कि क्या लग रहा है, दोनों की बातें हम कह रहे हैं, विकास को लेकर आप हम अगर अंतर कर दें। एक सेकंड, मैं 5 सेकंड ले रहा हूँ, बस खत्म कर दो ये सेंटेंस को। तो मनमोहन सिंह ने माना था कि राकेश जी, हम हमारे सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, हम गलती स्वीकारते हैं। आज तक राजीव गांधी के बोलने के 15 वर्षों तक भी हम सुधार नहीं पाए। तो गलती कौन है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये वास्तव में मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आम जनता के नजदीक कौन है, आम जनता के लिए बेहतरी कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, बता दीजिए राकेश जी, कौन कर रहा है, वो जरूरी, वो देखना पड़ेगा। वो जो आज की सरकार कर रही है, सभी लोग मानेंगे उसको ईमानदारी से। जावेद जी ने बोला, भरत जी भी मानेंगे कि आम जनता का जो भी हक है, जो उनका अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए, मिल रहा है। चलिए मैं वापस आऊंगा राकेश जी। जावेद भाई आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ कि राहुल गांधी को लेकर तो कई सवाल खड़े होते हैं। मैं तो तुलनात्मक अध्ययन करके बताऊंगा। जी बिल्कुल राकेश जी, आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा आपके पास, जावेद भाई के पास जा रहा हूँ। राहुल गांधी को लेकर तो बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि नैरेटिव है कि भाई जहां जाते हैं चुनाव हार जाती है कांग्रेस, ये है वो है। तो प्रियंका को सामने लाने में दिक्कत क्या हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या वजह है? हाँ नहीं, देखिए पार्टी में हर व्यक्ति बड़ा होता है, लेकिन ये नहीं होगा कि पार्टी में आप हर चेहरे को सामने ले आओगे। राहुल गांधी जाहिर है कोई अब 20 साल के लड़के तो है नहीं, वो पूरा परिपक्व हो चुके हैं वो, और पूरी कांग्रेस की जनाधार उनके साथ है। मैं देखता हूँ युवाओं के अंदर एक बड़ा उनके अंदर जज्बा है कि वो ऐसे कनेक्ट होते हैं, जैसे हमारे कुमार राकेश जी बता रहे थे कि जनता से डायरेक्ट कनेक्ट कौन होता है। तो आज मैं ये नहीं कह, मतलब सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आज युवाओं की बात देख रहा हूं। युवाओं में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति एक तरह से नई एक चेष्टा पैदा हो रही है। वो इशू बेस बात कर रहे हैं, वो उनके इशू को आवाम के, जनता के बीच ला रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे कुमार राकेश जी ने बताया है कि आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि आप के अंदर बड़ा जीतरा चाहिए, बड़ा दिल चाहिए कि कोई आपसे सवाल भी कर सके। लेकिन डर किस बात का, सवाल तो यही है कि डर किस बात, अरे देश चला रहे हैं भाई, आप देश के प्रति जिम्मेदार हैं, आप जनता के प्रति जवाबदेही आपकी, तो आपको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा दिल होता है कि आप किसी से प्रश्न करें, उस प्रश्न का जवाब भी मिले। तो आज मैं देख रहा हूं कि अब कांग्रेस जो है, जैसे कि अभी कुमार जी ने कहा कि वो 1998 की या पहले की कांग्रेस नहीं है, उसके अंदर यकीनन जो है युवाओं को जगह दी जा रही है। युवाओं को उनके जो सोच है, उनके विचार को न सिर्फ प्रकट किया जा रहा है, बल्कि राहुल गांधी की मंशा है कि उनको आगे भी लाया जाए। ये बात बिल्कुल अपने आप में गलत नहीं होगा कि हम कहते हैं कि प्रियंका गांधी सामने आ जाए। प्रियंका गांधी की जरूरत पड़ेगी राष्ट्र को, वो भी राष्ट्र को आगे आगे संबोधित करेंगी। फिलहाल तो यही कि कांग्रेस का जो हाईकमान है
वो जाहिर है खड़गे जी देख रहे हैं और राहुल गांधी पूरा उस नेतृत्व को आगे लेके जा रहे जावेद हैं। भाई वापस लौटूंगा आपके पास, मैं भरत भाई के पास जाना चाहूंगा। एक सवाल मुझे मैं लगता 2 है सेकंड, भरत भाई अनुज जी, आपके मैं जहन 2 में सेकंड सवाल दूंगा, आ 2 गया होगा सेकंड प्रेस दूंगा। कॉन्फ्रेंस जावेद के जी ने नाम मिसकोट पर किया है। कि अभी राकेश जी ने जावेद कहा जी कि ने मिसकोट 3 किया, बार मैं उसको प्रेस correct करना कॉन्फ्रेंस चाहता हूं। मनमोहन सिंह ने किया। सवाल आपके मन में होगा, मुझे लग रहा है कि नहीं, आपके मन में सवाल होगा भरत अनुज जी। जी, अनुज जी, जावेद जी ने एक सेकंड, मिसकोट बीच किया में है मेरी बात को, एक मैं उसको सेकंड क्लियर करना चाहता हूं। मैं 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, बस यदि अनुमति दें आप। जी चलिए बोल मेरे लीजिए मुझसे राकेश। सवाल मुझसे है ना। भरत जी मैं सवाल जावेद- आपसी के पास आऊंगा, लेकिन राकेश जी को 2 मिनट दे रहा हूं मैं। अनुप जी बस मुश्किल से 3 से 5 सेकंड लगेंगे। जावेद जी ने कहा कि 1998 की बात की कांग्रेस, मैंने कहा, ऐसा मैंने नहीं कहा कि 1998 के बाद सोनिया कांग्रेस है वो बेहतर कांग्रेस है, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उसके पहले जो कांग्रेस ठीक थी, 1998 कांग्रेस बद से बदतर होती जा रही है। मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। ये मैं भरत जी आपके पास आऊंगा। सवाल आपके मन में उठ रहा होगा भरत जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लिया गया, 3 बार मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राकेश जी बता रहे हैं इस बात को। सवाल आपके मन में है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। राकेश जी ने 3 जो बताया वो तो 3 तो था ही, लेकिन 3 से बहुत ज्यादा राकेश जी था। उस समय मैं दिल्ली में ही रहता था तो मुझे पता है मनमोहन सिंह जी जब भी कोई ऐसा विशेष मौका आता था तो खुल के पत्रकार परिषद होती थी और अपनी बात, देश की बात सामने आके रखते थे, पत्रकारों को रखते थे और बताते थे, उनके सवालों के जवाब देते थे। लेकिन इस समय जो देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, 12 सालों से राकेश जी और हमारे जो है जावेद भाई इंतजार कर रहे हैं कि कब नरेंद्र मोदी जी आए और पत्रकारों के सवालों का जवाब दें। कम से कम 12 सालों में एक भी तो पत्रकार परिषद तो होनी चाहिए। आप जब पत्रकारों से संबोधन करेंगे, जब पत्रकार आपसे पूछेंगे तब ना आप जवाब देंगे। आप अपने मन की बात कहने के लिए डेली आज हर संडे को जो है रविवार को आप आ जाते हैं, टेलीविजन पे भी आ जाते हैं, रेडियो पे भी आ जाते हैं। हर संडे नहीं आते हैं भरत जी, हर महीने के आखिरी संडे को आते हैं। अनुप जी सुनिए ना, अनुप जी जब देखिए ऐसा नहीं है, सबको समझ देना चाहिए, बराबर देना चाहिए। मैं आप ही के लिए बता रहा हूं। जब नहीं तो आपने छेड़ा तो बात जाएगी ना। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अगर मुझे अभी तक अगर कोई लगा है तो वो नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। इसलिए कि सबसे बड़ा सवाल तो तब उठता है जब देश के पत्रकार सामने 1 to 1 जब बैठते हैं और पूछते हैं सवाल ना, तब उसके बाद, क्योंकि वो वहां पे टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चलता है ना, वहां पे तो जवाब देना पड़ेगा, पढ़ के तो जवाब नहीं देना पड़ेगा। वहां तो आप जब भाषण देते हैं तो पढ़ के देते हैं और यहाँ पे तो सामने सामने देना पड़ेगा। तो इनके जो सलाहकार हैं वो बताते हैं कि मोदी जी आप कभी भी जो है पत्रकारों के बीच में मत जाइएगा, आपको घेर लेंगे और फंसा देंगे और आप फंस जाएंगे, क्योंकि हम तो आपको लिख के देते हैं, आप वही रटाया चीज तो पढ़ते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों में ये फर्क है, और नरेंद्र मोदी जी में जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पत्रकारों के सवालों का एक आपने लगा भी दिया है। सवाल भी लूंगा मैं रत्नाकर जी, अगर आप जुड़े हैं तो उन सवालों का जवाब दे दें जो सवाल कांग्रेस ने उठाया है। देखिए अनुप जी, अभी हमारे मित्र जो है इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर से जो है वो स्पीच अपना देते हैं और इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये बड़े आरोप जो है इन्होंने लगाए। अब मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि मीडिया से मुखातिब तो बहुत बार प्रधानमंत्री जी हुए हैं और उनका बहुत बार जो है टेलीकास्ट किया गया है, लाइव टेलीकास्ट किया गया, चाहे संसद के बाहर किया गया हो या अपनी बातों को काशी के घाट पे कहने की बात की गई हो, बहुत बार टेलीकास्ट किया गया है मीडिया की बात, मीडिया से जब चर्चा हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण ये है कि हम मीडिया के सामने आकर के मीडिया के प्रश्नों का जवाब दें, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जनता ने जो हमको चुना है, देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां पे होती है वहां पे पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। विपक्ष जो है सरकार से प्रश्न पूछता है और पक्ष जो है उसको जवाब देता है। और एक बार नहीं, हर बार जितनी बार भी विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे प्रश्नों का जवाब संसद में दिया है, वो भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। संसद में कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रहता है। मैं ये बात बताना चाहता हूं इनके ज्ञानवर्धन के लिए। ये कांग्रेस वाले जो है इनको ज्ञानवर्धन है नहीं। एक घिसी-पिटी जो है लाइन जवाब देता हूं। आते हैं, आप उठाकर देख लीजिए संसद में कितनी बार उन्होंने बोला है और विपक्ष को करारा जवाब दिया है हर बातों पे। और विपक्ष यहाँ तक कि अपना संसद की कार्रवाई को छोड़ के भाग खड़ा हुआ है। आप चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे चुनाव आयोग का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो,
ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, ये प्रश्न तो 10 उठाते हैं, सेकंड दीजिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब 10 जवाब सेकंड। देना लेकिन शुरू करते रत्नाकर हैं भाई ये अब सब तो को भरत छोड़कर भाई कह भाग रहे हैं कि जाते हैं। 5-6 महीने दूसरी बात मैं दीजिए, कहना चाहूंगा, हमारी रीढ़ की 10 हड्डी सेकंड मजबूत बहुत तरीके से खड़ी हो 10 जाएगी और सेकंड। आपके सामने खड़े होंगे। 10 सेकंड। मैं 10 सेकंड। अनुज जी मैं अपनी बातें पूरी 10 कर लूं, सेकंड। सबकी बात सुना मैं चलिए, 10 मुझे सेकंड। इनकी प्रश्नों चलिए का 30 जवाब सेकंड दो रत्नाकर दीजिए। भाई, 30 सेकंड चलिए। जी अभी ये बात कह रहे थे कि राहुल गांधी की बहुत तारीफ कर रहे थे, अभी भाई साहब भी कह रहे थे राहुल गांधी की बहुत तारीफ कर रहे थे, परिपक्व नेता, युवाओं से जुड़ा हुआ नेता। अभी ये बताइए, आज राहुल गांधी की स्वीकृति इंडी गठबंधन में स्वयं की जो क्रेडिबिलिटी खड़ी हो गई है कि भाई ये हमारा इंडी गठबंधन को लीड करने लायक है कि नहीं लायक है। अब इन्होंने एक मुद्दा उठाया ईवीएम वाला। अब बताइए, उमर अब्दुल्ला जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं और सुप्रिया सुले जो इंडी गठबंधन की एक ये सवाल तो आप कर चुके थे, दोनों लोगों ने रत्नाकर भाई ये सवाल कर चुके थे, मैं जवाब ले लेता हूँ, वक्त की थोड़ी कमी है। भरत भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको संक्षेप में बताना होगा। भरत भाई 30 सेकंड बताइए। देखिए अनूप भाई, रत्नाकर जी कह रहे थे कि वो आए और सामने मीडिया के सामने दिया है उन्होंने बयान, और वो इंटरव्यू भी, हाँ वो मैंने देखा था, और शायद मेरे जो है पत्रकार भाइयों ने भी देखा होगा और आपने भी देखा होगा। वो अक्षय कुमार कुछ पूछ रहे थे कि आप आम खाते हैं तो कैसे खाते हैं, वो गुटली छीलते हैं क्या, कि ऐसे ही खा जाते हैं, ये सारा चीज तो मैंने देखा है। ये पत्रकारों को पत्रकार नहीं पूछते हैं, आम गुटली ये कौन पूछता है, एक एक्टर पूछता है और उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी देते हैं। शायद वही पत्रकारिता ये समझते हैं। अरे असली पत्रकारों के सामने आ जाओगे जब आप जावेद भाई के सामने और राकेश भाई के सामने आ जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, तो आपको पता चल जाएगा, पूरा पोल खुल जाएगा नरेंद्र मोदी जी का। वो अभी तक राकेश भाई और जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है जावेद भाई के सामने अभी तक नहीं आए रत्नाकर भाई। हाँ वो आए अक्षय कुमार के सामने, जावेद भाई की बात मैं कह रहा हूं, अभी वो ये बताने के लिए समय नहीं मिला है, मैं जावेद भाई की बात करता हूं। देश के प्रधानमंत्री को चर्चा होनी चाहिए रोजगार पे, इन्होंने पत्रकार परिषद चर्चा होनी चाहिए डेवलपमेंट परिषद नहीं होती है, उनमें हिम्मत है तो देश के सामने आए, पत्रकारों के सामने आए, सच्चे पत्रकारों के सामने वो लिस्ट देके पत्रकारों से सवाल न पूछा जाए, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है और आज महंगाई दर जो है अपने सर्वाधिक न्यूनतम स्तर पे पहुंच चुका है। तो आप किसी दिन रोजगार पे, महंगाई पे और जीडीपी पे विस्तृत चर्चा कर लीजिएगा। हर जवाब है हमारे पास, हर चीज का जवाब देंगे हम पीछे नहीं हटते, हम सारी बातों का जवाब देंगे। जावेद जी के बारे में आप दोनों को रोकना रत्नाकर भाई, भरत जी आप दोनों को रोकना चाहूंगा क्योंकि दो पत्रकार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी सवाल करना चाहिए क्योंकि वो एक बीच की राय रखेंगे। मैं राकेश जी आपके पास आऊंगा। कुमार राकेश आप बताएं कि भाई वाकई रिफॉर्म की जरूरत है कांग्रेस में, जो स्थिति है फिलहाल, जो बात इस वक्त कहा जा रहा है कि भाई हम रीढ़ हमारी सीधी है, लेकिन कुछ नेता हैं अंदर में ही, बड़े नेता जो चाहते हैं कि रिफॉर्म चाहिए, तभी कांग्रेस जाकर सटीक खड़े हो पाएगी। नहीं, देखिए कांग्रेस में तो ओवरऑल आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है और यदि बड़प्पन दिखाती सोनिया जी तो अपने परिवार को पूरा किनारे करके जो एक सशक्त नेता है, जिसमें कई लोग चले गए, नितिन चले गए, मिलिंद देवरा चले गए, अच्छे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, इस तरह करीब 24 नेता कांग्रेस से निकल गए। यदि मुद्दा देखा जाए और जितनी हार हो रही है, पुत्र मोह से सोनिया गांधी को निकलना पड़ेगा और जब तक पुत्र मोह से नहीं निकलेंगी कांग्रेस का यही हाल होता रहेगा। अभी भरत जी ने कुछ और बात कर दी, जावेद जी ने बात कर दी मीडिया को लेकर के, या उन्होंने, तो मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रॉम्प्टर तो मैंने नहीं देखा है, दोनों नेताओं को मैंने बहुत करीब देखा है, सोनिया जी को भी और मोदी जी को। मैं पूरे प्रमाण के साथ प्रामाणिक तौर पर बात कर रहा हूँ। सोनिया जी बहुत अच्छी महिला है, भली महिला है, लेकिन आज भी हिंदी रोमन लिपि से पढ़ती है, अंग्रेजी में यदि बार लिखना पड़ेगा बार बार तो BAR होता है। ये मैं ऑथेंटिसिटी के साथ, और इसके चूंकि मैं खुद इसका गवाह हूं, ये मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात जो बात कर रहे थे जावेद भाई की अपनी मजबूरी हो सकती है और मैं इसको नहीं मानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू है, लेकिन हमारे जितने दोस्त हैं जो किसी भी धर्म से हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता वो राष्ट्रवाद के सामने अपने व्यक्तिवाद को क्यों लाते हैं, अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्यों लाते हैं। सबसे पहले भारतीय हैं, हम भारतीय होकर के राष्ट्र के विकास के प्रति हम जिस भी पेशे में वो सोचना चाहिए और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से होना चाहिए। ठीक है, झूठ का पहाड़ बनाया गया कांग्रेस के शासन के द्वारा, लोगों ने झूठ को फिर सत्य बनाया गया, सत्य बना के फिर उसको सत्य में पेश किया गया। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, मैंने कहा कि मेजर जो है कई बार टूटी है, 8 बार टूटी है। 1998 की बात जिस मार्च में टूटी थी, मैं गवाह था,
वहां पे राकेश भाई, वक्त जो बहुत पुरानी ज्यादा नहीं है, परंपरा, पुरानी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ। जावेद भाई, मैं आपके पास आऊंगा। क्या वाकई आगे भी टूट होगी जावेद भाई? राकेश भाई तो बता रहे कि 24 बार टूटी है, लेकिन क्या अगर यही हाल रहा तो आगे भी कांग्रेस टूटेगी या फिर जरूरत है रिफॉर्म की? जावेद भाई, सवाल मेरा आपसे। राकेश भाई, इससे हम इसलिए कुछ बातों पे सहमत नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सीनियर साथी पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि 24 ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता जो चले गए। देखिए, कांग्रेस ने, जैसे राहुल गांधी ने पहले कहा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई हमेशा रहेगी, विचारधारा ही जिंदा रखेगा। जिनको लालच था, जिनको डर था, जिनको पता था ईडी पकड़ लेगी, वो चले गए। वो जिनको नहीं है, जो बुलंद खड़े हुए हैं, अटे हुए, डटे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यही तो कह रहे हैं कि हमारी रीढ़ जो है वो सीधी है। जो जिनकी सीधी है वो रहेंगे, जिनको लालच में वो जाएंगे। अभी 4 लोगों ने देखा है, उनकी रीढ़ सीधी नहीं है भाई साहब, प्लीज। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही कह रहा हूँ। आपने कॉन्फ्रेंस मुझसे में हुआ, कहा जयराम कि रमेश 24 लोग कांग्रेस में चले गए छोड़ के, तो क्यों गए छोड़ रामलीला मैदान में क्या के? हुआ? लालच था उनके उनका नाम अंदर, सूर्या उनको वाले मंत्री ने बनना announce था। किया। राहुल गांधी, मैं देखिए, राहुल गांधी बनना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए वाकई तपस्या करनी पड़ेगी हम सबको। यहाँ पर्सनल जाति बात बिल्कुल नहीं हो रही है, बात व्यक्तित्व की हो रही है। हो सकता है आपको कोई नेता अच्छा लग रहा हो, मैं देश हित की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ, युवाओं की बात कर रहा हूँ। युवाओं को रोजगार चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। पार्टी कोई भी, उसे क्या लेना देना भैया। लेकिन जावेद भाई, आपने युवाओं की बात करी थी, बता कि जहां भी राहुल गांधी जाते हैं मुद्दों की बात कर रहे हैं, युवा उनसे जुड़ रहे हैं। आखिर मुद्दों के साथ युवा जुड़ता तो है नहीं, लेकिन वोट में नजर नहीं आता है। दूर कर देंगे जावेद जो भाई, सत्ता में उसको बताया जा रहा है भाई आप ये काम करो, लेकिन ये वोट में दिखते नहीं है युवा। कहां चले जाते हैं वोटिंग के समय जावेद भाई? यही तो प्रश्न कांग्रेस कर रही है, बार बार क्यों कह रही है कि भाई अगर आदरणीय प्रधानमंत्री का चेहरा पूरी दुनिया में बहुत ही चाहने वाले हैं, बहुत ही मतलब लोकप्रिय हैं, तो भाई एक बार बैलेट पेपर से करा के देख लो चुनाव, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप नंबर 1 भाई कराएंगे, बता दीजिए भाई। अगर हमें कोई आपत्ति है, कोई आदमी कह रहा है, राकेश जी मेरी बात से सहमत करेंगे। जावेद भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा बिल्कुल संक्षेप में। भरत भाई, आपके पास आ रहा हूं। कितना वक्त चाहिए? कांग्रेस खड़ी हो जाएगी बीजेपी के सामने, कितने वक्त में संगठन में चेंजेस होंगे, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए अनूप जी, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे संगठन में जब बदलाव करना है, बदलाव होगा, और अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुड़े हैं, वो सामने आ रहे हैं, और मजबूती के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। टेंशन मत लीजिए, आप तो एकदम मत लीजिए। रत्नाकर भाई को टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि अब अगली बार इनकी सरकार नहीं आएगी। मैं आपके माध्यम से रत्नाकर भाई को भी बता रहा हूं कि तैयारी उसी हिसाब से कर ले रत्नाकर भाई। इसके बाद में देखिएगा 100 के अंदर आ जाएंगे, निपट लेंगे 100 के अंदर। हाँ भरत भाई, मैं आपके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। रत्नाकर भाई जवाब तैयार कर रहे हैं। रत्नाकर भाई, कांग्रेस खड़ी होगी आपके सामने? देखिए, रीढ़ की हड्डी जिसने बोला है, अनु भाई, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि खड़ी क्यों होगी भाई, आप कह रहे खड़ी होगी, ये क्यों चाहेंगे कांग्रेस खड़ी होगी? मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जो बोल रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी अभी भी सीधी है, उस मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो 82 साल के आज हैं, उनको भी खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, 2-2 लोगों की जरूरत लेकिन पड़ती है। फिर भी खड़े हैं रत्नाकर भाई, याद रखिए, जज्बे को सलाम कीजिएगा, फिर भी खड़े हैं जब बयान भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे बुजुर्गों की इज्जत होती है। लालकृष्ण आडवाणी हम नहीं बनाते हैं, लालकृष्ण आडवाणी हम नहीं बनाते हैं। श्री लालकृष्ण बिहार में कितने सालों से सत्ता में नहीं है, पूरा देश देखा, आप उत्तर प्रदेश में कितने सालों से सत्ता में नहीं है, पश्चिम बंगाल में कितने सालों से चर्चा बहुत अच्छी हुई। मैं माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगा और धन्यवाद भी करना चाहूंगा। रत्नाकर भाई, भरत भाई, राकेश जी और जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़े। अच्छी चर्चा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में जरूरत है मंथन करने की, और मंथन इस बात को लेकर कि कैसे संगठन मजबूत हो, कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़ा जा सके और जीत हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।